मंच के सामने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, जैसा कि शास्त्री जी ने परिचय दिया है कि छात्र, कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, ज्ञान विज्ञान समिति और स्कूलों में काम करने वाले, वहाँ पढ़ा करके जैसे प्रिंसिपल साहब हैं, तो सभी प्रकार के जो रंग हैं आज के इस जिला सम्मेलन में मौजूद हैं। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से सोचता है और उनका जो एक मिलन है, उनकी जो एक वैचारिकता है, लेखक उन्हीं शब्दों को बांध करके कविता, कहानी, नाटक वगैरह लिखता है। और जब वो पाठक उसको सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ हमारी बात हो रही है, तभी वो उसको पढ़ता है। उसको ही हम जनवादी साहित्य कहते हैं। तो आज आप सब लोग इकट्ठे हुए, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। कोई यहाँ इस तरीके से नहीं है कि कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा अच्छा वक्ता है या कम है। तो वक्ता तो मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ क्योंकि बोलने का मेरा ज़्यादा अभ्यास नहीं है। फिर भी शास्त्री जी ने कहा कि आप बोल दो कुछ, तो मैं जो विषय इन्होंने रखा है उस पर जो मुझे लगा है कि कुछ बातें आपसे की जा सकती हैं, और वही बातें हैं जो आपको अलग अलग तरह से पता है। जैसे इन्होंने रखा है कि मौजूदा दौर में लेखकों की भूमिका और लेखक संघ की जरूरत। अब आज का जो दौर है, एक तो इसका ये भाग बनता है और दूसरा है लेखकों की इसमें क्या भूमिका है, और तीसरा इसका जो भाग है लेखक संघ, वो क्या करते हैं। तो तीन भागों में मान के, तो मैं समय को देखते हुए कोशिश करूंगा कि जल्दी अपनी बात करूं। साथियों, ये एक ऐसा दौर है जिसके अंदर जो सच्चाई है और जो सत्य है, उसकी जगह पे जो अज्ञानता है, जो अतार्किकता है, जो अवैज्ञानिकता है और जो झूठ है, उन सब बातों को सत्य माने, ऐसा हमारी सत्ताएं कह रही हैं। वो कह रही हैं कि इतिहास जो लिखा गया या जो विज्ञान ने प्रगति की है, विज्ञान ने जो तथ्य हमारे सामने रखे हैं, आज की सत्ता कहती है कि ये विज्ञान की बातें हम स्वीकार नहीं करते, और जो इतिहास लिखा है उसको भी स्वीकार नहीं करते। भले ही आप उनको कह दो कि महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे या औरंगजेब के कौन थे, अकबर के कौन थे, तो वो कहेंगे कि ये बात सही नहीं है, हम जो कहेंगे वही सही है। इतिहास मिथ्या है और जो मिथक हैं वह सत्य है। ये आज का दौर है। इस बात को अपने केंद्र में रख करके वर्तमान जो राजनीति है वो कुछ काम कर रही है, जिससे कि ये माहौल पैदा हो रहा है, मौजूदा दौर पैदा हो रहा है। जैसे पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो लगातार बदली जा रही हैं। हमारे जो लेखक, कवि, प्रगतिशील हैं, वर्तमान सत्ता कहती है कि उसकी जगह पे कुछ अलग तरह के, जैसी उनकी सोच और विचार हैं, वो उनको बदल करके जो आम लोगों की बात करते हैं, जो देश की बात करते हैं, उसको बदल करके एक नया पाठ्यक्रम लाना चाहते हैं, एक नई शिक्षा नीति लागू करना चाहते हैं, नया इतिहास लेके आना चाहते हैं।
विज्ञान भी नया लेके आना चाहते हैं। तो सवाल है, सत्य और असत्य की पूरी एक लड़ाई है। ऐसे दौर में हमारा ये जो दौर बनता है 1992 से लेकर के 1900 अभी तक 63 पत्रकारों को मार दिया गया है। और 2017 से लेकर के 2022 तक 138 पत्रकारों पर हमले हुए। मनीष आज़ाद को पकड़ के जब मर्जी वो ले जाते हैं। मुकेश चंद्राकर, उसकी हत्या हुई अभी। महाकुंभ में जिन्होंने ठीक रिपोर्ट करने की कोशिश की, उनके ऊपर सरकार ने कार्रवाई कर दी है। इससे पहले अगर आप देखें, कुछ साल पहले गौरी लंकेश, कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, इनकी हत्याएं की गई। मकबूल फिदा हुसैन को अपना देश छोड़ना पड़ा और उनकी मृत्यु भी बाहर ही हुई। अभी अभी उनकी एक प्रदर्शनी लगी थी, तो उस प्रदर्शनी पे हमला किया गया। आप ये चारों तरफ देख रहे हैं कि जो मस्जिदें हैं उनकी खुदाई चल रही है और उसका कोई तर्क नहीं है। जो तर्क करता है उसको वो जवाब दे देते हैं। मॉब लिंचिंग किसी और इलाके में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दूर दराज के इलाकों में हो तो अलग बात है। हरियाणा भी उससे अछूता नहीं है। हरियाणा में भी मॉब लिंचिंग हुई है। अगर हरियाणा में हो सकती है तो ये चीज़ें तो केवल जो हमने रिकॉर्ड में आ गई हैं वो हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड में नहीं आ पाई और जहाँ पे जिसके ऊपर अत्याचार हुआ उसने अपने को कहा कि पुलिस में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कुछ होना तो है नहीं। ऐसी असंख्य घटनाएं हैं। हमारे फिल्मकार हैं नसीरुद्दीन शाह। अगर हम फिल्मों पे देखें, वो कहते हैं कि 100 साल के बाद अगर हम ये जानना चाहें कि हिंदुस्तान का स्वरूप कैसा था अपने सिनेमा के माध्यम से, तो कोई भी फिल्म वो सच नहीं दिखा रही, जिससे कि उस समय के लोगों को निराश होना पड़ेगा। क्योंकि जो वर्तमान सिनेमा है उसके ऊपर तरह तरह का पहरा लगा दिया गया है। और सत्य जो बात है, जैसे कि बहुत सारी फिल्में हमारे यहाँ ऐतिहासिक फिल्में बनी हैं कि अगर आप मान लीजिए पार्टीशन को जानना चाहें तो ऐसी बहुत सी फिल्में हैं। हमने वो देखा नहीं पार्टीशन, बहुत सारे हमारे बच्चों ने नहीं देखा, लेकिन आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे नाटक हुए, कुछ ऐसे नावल हैं, ऐसे मतलब साहित्य में तो खैर अब भी लिखा जा रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि फिल्म के माध्यम से अगर आप सच्चाई जानना चाहेंगे तो नहीं जान पाएंगे। आज भी ये कहा जाता है कि अगर इतिहास ना भी रहे कभी, तो आप प्रेमचंद के नावल को पढ़ करके ये पता कर सकते हो कि प्रेमचंद के ज़माने में हमारा किसान कैसा था। इसलिए साहित्य की एक आवश्यकता होती है, फिल्मों की एक अलग ज़रूरत है उसकी समाज के लिए, और वो कई तरह से काम करती है। अगर अभी हमारा जो पुरातात्विक ढांचा है, जो खोज हो रही है, आप कहीं पर भी रिसर्च होती है, बाबरी मस्जिद में भी हुई और बाकी जगह भी, कोर्ट कुछ और कहती है, सरकार कुछ और कहती है, फैसला फिर सरकार के पक्ष में आ जाता है। हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इतने बड़े फैसले के बारे में, बाबरी मस्जिद पे जो हुआ, ये कहते हैं कि मैं तो ईश्वर पे छोड़ दिया था और मुझे उससे रास्ता मिल गया। जितनी बाकी जगह पे भी जो हो रहा है वो आप तक नहीं बात पहुंच रही। अशोक वाजपेयी हिंदी के बहुत बड़े, 80 साल के आसपास उनकी उम्र है।
विद्वान हैं, कवि हैं। उनका ये कहना है कि आज का जो समय है वहाँ पर अज्ञान जो है वो शिखर से बात कर रहा है। मतलब जो अज्ञानी आदमी है, जो पाखंडी है, वो आपको इतने जोरदार तरीके से बात करता है कि आप चुप हो जाते हैं। अज्ञान शिखर से बात करता है, लाल किले से बात करता है, कहीं से भी बात कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री कोई भी ऐसी अवैज्ञानिक बात कह सकते हैं, दूसरे लोग एकदम आएंगे, वो कहेंगे इन्होंने सही कहा है। वाजपेयी जी ये बात कहते हैं, अशोक वाजपेयी, कि अज्ञानता का ऐसा उत्सव मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आप चारों ओर से जो खबरें आपके सामने आ रही हैं, जो समझदार लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि हमने इनको देखना ही बंद कर दिया है। लेकिन चलो, देखना तो नहीं जाता, और देखना बंद करना तो नहीं, सारी चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी। आज के दौर में न्यायपालिका बच नहीं पा रही है। जो भी जज थोड़ी सी कोशिश करते हैं उनको बता दिया जाता है कि उनकी औकात क्या है। इलेक्शन कमीशन, कोई भी वहाँ चला जाए, कोई सुनवाई नहीं होगी, होगी तो लिपापोती हो जाएगी। और उसके बाद जो सरकार वहाँ जाएगी उसकी बात सुन ली जाएगी और हम भी उसको मान लेंगे। ये भी हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि चलो, अगर इतना कुछ कहा जा रहा है, इतने ढंग से कहा जा रहा है, तो कुछ ना कुछ बात होगी, इसमें सच्चाई होगी। ये ऐसा समय, इस देश का जो माहौल है, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भी जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अपने आप ही घट रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पे कहते हैं कि मैं ऐसी नीति लेकर आऊँगा जो अगर उससे पर्यावरण नष्ट होता है तो हो जाए। हम उन नीतियों को बदल देंगे, हमें अपने देश से मतलब है। एक राष्ट्रवादी सोच है, अंधराष्ट्रवादी। फिर प्रवासियों के बारे में जो उसने कहा, और कनाडा के बारे में, मैक्सिको के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में, या दूसरे और भी छोटे छोटे देश के बारे में जो कोई कह ही नहीं सकता था। तो ये एक निर्लज्जता है पूरी तरह से। इस देश के शासक भी बिल्कुल ही निर्लज्ज होकर के बात करने में कोई गुरेज नहीं करते, और अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतवर देश हैं, अब उनको भी कोई डर नहीं है। एक तरह से ये फांसीवादी रुझान है। अब ये कब तानाशाही में किस तरह से बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब वो घबराते नहीं हैं आप लोगों से। असंख्य जनता है यहाँ की, करोड़ों में, हमारे देश की, विदेशों के लोग भी हैं, लेकिन अब उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उनको कोई क्या कहता है। वो कहते हैं हम देख लेंगे जो होगा। वहाँ पे एक मौजूद थे एलन मस्क ट्रंप के साथ। उसने जो वहाँ पे अभिवादन सैल्यूट किया, वो थी हिटलर की मुद्रा, जो हिटलर किया करता था। जब उसकी शपथ हुई तो एलन मस्क ने भी वही किया, या उसके बाद जो समारोह वो उसमें किया। उसको कोई खतरा नहीं। वो कहता है कि ये तो लोग तो कहते हैं, कहने दो। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, आपके सामने है। इजराइल और फिलिस्तीन में जो हुआ, ये भी आपके सामने है। फिलिस्तीन पर ट्रंप कहते हैं कि यहाँ के लोगों को, सबको जहाँ कहीं अलग अलग जगह बसा दो, और जो यहाँ पे दोबारा से निर्माण करके दूसरे देशों के लोग यहाँ पे आएंगे। पिछले दौर में ये बातें की जाती थी, लेकिन मेज के नीचे की जाती थी। ऐसे ढंग से की जाती थी लोगों को बुरा ना लगे, लोग विद्रोह ना कर उठें। अब आपके विद्रोह की उनको चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि हम 1 साल में, 2 साल में ये सारे के सारे जो विद्रोह जैसे भी हैं इनको दबा देंगे। ये लोग नक्सलवादी हैं। वो राजीव गांधी को भी, इसको राहुल गांधी को भी नक्सलवादी कहते हैं। हमारे जैसे लोगों को अर्बन नक्सल कहेंगे, ये शहरों में रहते हैं। आपको, आपकी नैतिकता को
वो एक तरह से प्रताड़ित करके दबाना चाहते हैं। और उनकी जो नैतिकता है वो उसको गौरव देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारी संस्कृति में जो हमारे ग्रंथों में इतना ज़्यादा मनुष्यता के प्रति अपराध है, वो कहते हैं हम उसको फिर लेके आएंगे। नैतिकता का इतना महिमा मंडन और इतनी ताकत, और नैतिक लोगों का अपने बचाव में कोई बात कहने से एक तरह का दबाव ये महसूस किया जा रहा है हमारे समाज के अंदर। जो एक लेखक के तौर पे, कवि के तौर पे मैं देखता हूँ, और आप भी सब कवि लेखक हैं, आपको भी ऐसा महसूस होता होगा कि मैं ये कविता लिखूं तो क्या कोई छापेगा। साफ है जो हमारा मीडिया है वो आपकी असली जो मतलब रचना है वो नहीं छाप पाएगा। आपको अगर हम अपने पिछले इतिहास में जाएं, मेरा ये कहना नहीं है कि पिछली सरकारें बहुत अच्छी थी, लेकिन दोनों के माहौल में, क्योंकि हम तो ये दौर की बात कर रहे हैं कि मौजूदा दौर, एक जो हमारा पिछला दौर था, जो पत्र पत्रिकाएं थी और जो अखबार थे, वो जनता की आवाज़ लोगों में लेकर के जाते थे। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये साहित्यिक और राजनीतिक साप्ताहिक पत्र थे, और दुनिया इनको देख के पढ़ती थी। कहीं उनके ऊपर सरकार का दबाव, सरकार कुछ कर नहीं सकती थी। सारिका, सरिता, गंगा पत्रिका, दिनमान, अखबारों में जनसत्ता हिंदी का, और भी नवभारत टाइम्स, और पत्रिकाओं में हंस, वागर्थ, इस तरीके से मुझे अब कुछ और ध्यान नहीं आ रहा। ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं थी। हाँ जी, हिंदू वो तो अखबार है, और पत्रिकाएं भी थी, साहित्यिक पत्रिकाएं, जिनको लेखक पढ़ा करते थे, जो हमारी लाइब्रेरी में होती थी। अब वहाँ पे कैसी पत्रिकाएं, आप जो ज्ञान विज्ञान के कार्यालय हैं उनकी बात नहीं है। अगर आप दूसरे लाइब्रेरी में जाएं, यहाँ पे आप पत्रिकाएं देख के हैरान होंगे, और आपके बच्चों को वो पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो अगली पीढ़ी है वो भी हमारे प्रति सुसंकित हो रही है। तो ये तो है कि दौर